नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विनय सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों, कक्षा 10 NCERT मैथ का लेसन 2 है आज हमारा बहुपद। बहुपद का मतलब होता है अनेक पदों वाला। आपने हिंदी में पढ़ा होगा एक वचन और बहुवचन, तो ये बहु का मतलब है बहुत। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि बहुपद मतलब आपका अनेक पद। अगर एग्जाम्पल हम लें तो हम कह सकते हैं x3, फिर हम कह सकते हैं 4x3 प्लस 3x² प्लस का x और प्लस 8। अगर यहाँ पदों की बात करें तो इसमें ये एक पद है, यहाँ ये एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा और एक पद ये रहा। ये 4 पदों वाला बहुपद हो गया। ये एक पद है। और भी उदाहरण हम ले सकते हैं, तो हम कह सकते हैं 5x² प्लस 7x प्लस 9। एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब आपने सीख लिया होगा कि पद क्या होता है। जो अपने आप में एक अलग वैल्यू रखता है उसे हम पद कहेंगे। जैसे ये 4x³ एक अलग पद है, 3x² एक अलग पद है, x एक अलग पद है और 8 एक अलग पद है। अब हम देखेंगे कि बहुपद की कुछ शर्तें होती हैं और उन्हें फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। बहुपद की शर्तों के लिए हमारे पास क्या क्या होना जरूरी है वो देख लेते हैं। एक, हमारे पास पद होना चाहिए, फिर हमारे पास अचर होना चाहिए, फिर चर होना चाहिए, और जो घात है, बहुपद की जो घात है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी पूर्ण संख्या हो सकती है। यहाँ हम लिख देते हैं घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्या? तो वो घात, और एक स्टैंडर्ड रूप इनका होता है। आगे आगे हम देखेंगे कि क्या होते हैं पद। पद तो हमने आपको यहाँ पर बता दिया। अब देख लेते हैं अचर क्या होता है, चर क्या होता है। जो घात है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और फिर उसका स्टैंडर्ड रूप क्या होता है। तो देखते हैं अचर, जिनका मान स्थायी होता है। अगर हम उदाहरण लें तो 4x प्लस 2 कह सकते हैं, 7x² ले सकते हैं, 9x² प्लस 8x प्लस 7। इसके अलावा आप और भी कुछ एग्जाम्पल से सोच सकते हैं। अगर 4x प्लस 2 में हम अचर की बात करें तो 4 और 2, यानी ये और ये। 7x² में अगर बात करें तो ये है जो स्थायी है, जिसका मान कभी नहीं बदलेगा, तो हमने यहाँ पर अचर कह दिया 7। अगर यहाँ देखें तो 9 जो है वो स्थायी है, अचर है, 8 स्थायी है, अचर है, और ये 7 स्थायी है, अचर है। अब बात करते हैं चर की। तो जिनका मान स्थायी नहीं होता है, हम यहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं आपका, फिर वही कह दें 4x प्लस 2। अब यहाँ पर जो x है वो चर है। x का अलग अलग मान लेने पर हम देखते हैं कि इनकी वैल्यू बदलती जाएगी। x बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो हम इसमें रखेंगे 4 गुना x की जगह 0 और प्लस 2। तो ये तो पूरा 0 हो गया, बचा सिर्फ 2। अगर x का मान हम 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 गुना 1 प्लस 2। तो 4 एकम 4 और 2 ये 6 हो गया। अगर x का मान हम लेते हैं 2 तो ये हो जाएगा 4 गुना 2 प्लस का 2। तो ये 4 दूना 8 और 2 ये आपका 10 हो गया। इस हिसाब से इस चर का मान जैसे जैसे हम बदलते जाएंगे वैसे वैसे इस बहुपद का मान बदलता जाएगा। जिसका मतलब ये है कि इन चर का मान स्थायी नहीं होता है। अब है हमारे पास बहुपद की घात। क्या होती है बहुपद की घात? तो चर की जो उच्चतम घात होती है उसी को हम
बहुपद की घात कहते हैं। अगर हम उदाहरण लें तो हम कह सकते हैं 2x² प्लस आपका हो गया 3x माइनस का 2/5। अगर इस पे बहुपद की घात की बात करें तो चूंकि सबसे जो उच्चतम घात है वो यहाँ पर 2 है तो हम कह देंगे 2। आगे हम देखते हैं, हम कह दें y की पावर 3 माइनस 2x² प्लस x प्लस 6। यहाँ अगर बहुपद की घात की बात करें तो जो उच्चतम घात है वो y की 3 है तो हम कह देंगे 3। अगला एग्जाम्पल लें, हम कह दें 7x की पावर 6 माइनस 3/2x की पावर 4 प्लस 4x² प्लस x माइनस 8। तो यहाँ जो अधिकतम घात है x की वो 6 है तो हम यहाँ कह देंगे कि बहुपद की जो घात है वो 6 है। अब हम देखेंगे पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार होते हैं एक पदीय बहुपद, फिर द्विपदीय बहुपद, फिर त्रिपदीय बहुपद। तो अब एक पदीय बहुपद के अगर हम उदाहरण लें तो हम कह सकते हैं 4x एक पद का है, 5 एक पद का है, √7x एक पद का है, 6x² कह सकते हैं, 9x³ कह सकते हैं। ये सारे के सारे एक पद वाले हैं, इस वजह से इन्हें हम एक पदीय बहुपद कहेंगे। अब अगर बात करें हम द्विपदीय की तो हम कहेंगे 4x² माइनस का 2x। ये उदाहरण ले सकते हैं, एक पद आपका ये हो गया और एक पद आपका ये हो गया तो ये द्विपदीय हो गया। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं 6x प्लस 4। इसमें भी एक पद ये हो गया और एक पद आपका ये हो गया। तीसरा हम कह सकते हैं x³ माइनस x²। तो एक पद आपका ये हो गया और एक पद आपका ये हो गया। तो ये सब के सब जितने भी उदाहरण हमने लिया ये सब दो पदों वाले हैं। अब आते हैं त्रिपदीय पर। तो यहाँ उदाहरण हम ले सकते हैं 5x³ प्लस 4x² प्लस 7। एक पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। ये 3 पदों वाला बहुपद है। फिर हम कह सकते हैं √5x² प्लस x प्लस 9। तो ये आपका एक पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद, यानी 3 पदों वाला बहुपद ये हो गया। इस तरीके के आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको रूट में लेकर के दिखाए हैं। तो रूट का मतलब है कि जो चर और अचर है वो दोनों ही आप रूट के अंदर नहीं रखेंगे। कहने का मतलब है कि आप √5 और x दोनों रूट के अंदर नहीं रख सकते, ये आपका गलत है। अगर आप इसे इस हिसाब से कहते हैं कि √5x, ये x अगर बाहर है तो ये सही है। तो अभी हमने देखा पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, और अब हम देखेंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। एक आपका होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड रूप होता है आपका ax प्लस b, जहां a और b वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर 0 नहीं है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो हम उदाहरण ले सकते हैं आपका 2x माइनस 3 √3x प्लस का 5। इस हिसाब से उदाहरण ले सकते हैं जो कि इसी रूप में है। और ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 हो जाने का मतलब है कि हम 0x लिखेंगे और 0x का मतलब पूरी की पूरी वैल्यू ये 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये ax के फॉर्म में नहीं बचेगा। आपका -3 या +5 इन दोनों में से अगर नहीं है तो भी ये रैखिक बहुपद है, लेकिन
ये जो पार्ट है 2x ये होना चाहिए, और वो भी वास्तविक संख्या, यानी 0 नहीं होना चाहिए। a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं द्विघात बहुपद की, तो इसका जो स्टैंडर्ड रूप होता है वो ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसका हम उदाहरण लें तो हम कह सकते हैं x² माइनस 2, और फिर कह सकते हैं 2x² प्लस 3x माइनस का 2/5, इस हिसाब के उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पे जो x है वो 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ 1 है कोई बात नहीं, यहाँ 2 है ये भी चलेगा। अगर ये 0 हो जाता है, यानी x की जगह अगर हम 0² रख दें तो पूरा का पूरा मान 0 हो जाएगा, और इसका मतलब है कि जो x² वाला जो टर्म है वो नहीं रह जाएगा, और जब ये रह नहीं जाएगा तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो इस वजह से हमें ज़रूरी है कि जो x है वो 0 नहीं होना चाहिए। आते हैं त्रिघात बहुपद पर। इसका अगर स्टैंडर्ड रूप देखें तो हम कह सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a, b, c और d वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। कुल मिला के अभी तक हमने ये देखा कि रैखिक बहुपद में भी a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, द्विघात बहुपद में भी a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और त्रिघात बहुपद में भी a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम अगर इसके उदाहरण लें तो हम कह सकते हैं सिर्फ x³ ले सकते हैं, x³ माइनस 2 ले सकते हैं, x³ प्लस x² प्लस 3 कह सकते हैं। मेरे दोस्तों अब देखते हैं बहुपद के शून्यक। शून्यक का मतलब ये होता है कि x का वो मान रख देने से जिससे इस बहुपद का पूरा मान 0 हो जाए, उसे हम शून्यक कहते हैं। x का वो मान जिससे पूरे के पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए उसे हम शून्यक कहते हैं, यानी x के मान को हम शून्यक कहेंगे। तो अब देखते हैं, अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम देखें, रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b। यहाँ से अगर x का मान निकालना चाहें तो ax किया और b हम बराबर के उधर ले गए तो ये माइनस का b हो गया, और अगले वाले स्टेप पर आए तो ये a वाला यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, बराबर के उधर ले करके गए तो ये डिवाइड हो रहा है, यानी माइनस b बटा a इसका शून्य को हो जाएगा। तो अब हम कोई एग्जाम्पल ले करके देखते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कह दें 2x माइनस का 3, तो हम x का जो मान है ये उधर उल्टा लेकर के चले जाएंगे, यानी इस रूप में लेकर के चले जाएंगे, तो माइनस, और ये b का मान है -3 बटा a का मान है 2। तो अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम इसे 3/2 कह देंगे, और x का मान 3/2 रखने पर इस पूरे के पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा। हम देख लेते हैं, 2x माइनस 3 बराबर, अब 2x का मान 3/2 रखने पर 3/2 माइनस 3, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और 3 माइनस 3 करने से ये 0 आ गया। और यही बात हमने स्टार्टिंग में बोली थी कि x का वो मान रखने पर जिससे पूरे के पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए वो शून्यक कहलाता है। तो यहाँ पे x का जो मान है वो 3/2 है, और ये इस बहुपद का शून्यक है। अब इसी तरीके से हम देख लेते हैं आपका द्विघात बहुपद का शून्यक। अगर हम उदाहरण लें x² माइनस 4, ये एक द्विघात बहुपद है क्योंकि इसकी जो घात है, सबसे उच्चतम जो घात है वो 2 है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो x² बराबर है, ये 4 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। अच्छा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये उधर जा करके रूट लग जाएगा,
और x बराबर 2 निकल करके आएगा। अब हम देखते हैं क्या ये शून्य को हो सकता है। तो हमने लिखा x स्क्वायर माइनस 4। अब x की जगह वैल्यू रखी हमने ये 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और माइनस 4 कर दिया तो ये 0 मिल गया। इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि x का जो मान ये 2 है ये इस बहुपद का शून्यक है। अब हम 2x माइनस 3 और x स्क्वायर माइनस 4 का ज्यामितीय निरूपण देखेंगे, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण। पहला उदाहरण हमने लिया है 2x माइनस का 3। तो हम यहाँ पर x और y का पहले मान निकाल लेते हैं। तो ये आपका हो गया x और y बराबर 2x माइनस 3। x का मान अगर हम 0 रखते हैं, x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और y का मान माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस 3। अब x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा और y का मान माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ पर माइनस 1। अब हम इन मानों का ज्यामितीय निरूपण देखेंगे। ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। यहाँ हमने लिखा 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 ये 0 हो गया। और इधर देखते हैं तो 1 2 माइनस के रहेंगे, माइनस 3 माइनस 4, यहाँ आए माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, यहाँ आए 1 2 3 और ये 4। अब पहला है हमारा 0 और 3, 0 और माइनस का 3। तो y एक्सिस पे माइनस 3 ये है और x एक्सिस पे ये 0 है, तो इसका मतलब है कि पहला वाला पॉइंट हमारा यहाँ आएगा। दूसरा वाला हमारा है 1 और माइनस 1, तो 1 ये है और माइनस 1 ये है, तो इस सीध में आ जाएगा। अब इसे इस लाइन को जोड़ते हुए यानी इन दो बिंदुओं को जोड़ते हुए हम एक सीधी लाइन खींचेंगे, तो ये आपकी ऐसे चली जाएगी और ये आपकी ऐसे इधर आगे आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लगभग बीचों बीच जा रही है, यानी ये 1.5 से जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसे चाहे 1.5 कह दें चाहे 3/2 कह दें, दोनों का मतलब एक ही है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 3.2 और 0 ये वाला पॉइंट है, क्योंकि जो y है वो तो यहाँ पर 0 है, जो x है वो 3/2 है। तो अब ये 3/2 है वो हमारा इस समीकरण का शून्यक है, और ये हम पीछे भी आपको सॉल्व करके बता चुके हैं कि 3/2 इस बहुपद का शून्यक है। तो चूंकि ये रैखिक बहुपद है तो इस वजह से एक रेखा इसमें खींची गई है, और एक रेखा आप इस ज्यामितीय निरूपण में कहीं से भी खींच सकते हो, और वो x एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक जगह काटेगा। चाहे ऐसे आप ड्रॉ कर लो, चाहे ऐसे आप ड्रॉ कर लो, या यहाँ से आप ड्रॉ कर लो, जैसे भी ड्रॉ करो ये सीधी लाइन x एक्सिस को एक बार काटेगी, अधिकतम एक बार। तो इसका मतलब है कि जितने भी रैखिक बहुपद हैं उनका जो शून्यक है वो सिर्फ और सिर्फ एक होगा। एक होने का मतलब ये है कि ये x एक्सिस को एक बार काटेगी, अधिकतम एक बार।
नहीं भी काट सकती है, ये सीधे सीधे ऐसे इधर से जा सकती है लाइन, तो इसका शून्यक नहीं होगा। ये सीधा सीधा इधर से जा सकती है तो इसका शून्यक नहीं होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं काटेगी। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारा जो रैखिक बहुपद है उसके अधिकतम एक शून्यक हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम द्विघात बहुपद का उदाहरण लेकर के, और वो है हमारा x² - 4। तो हम इसका निरूपण करके देख लेते हैं। तो ये आपका हो गया x, और यहाँ हमने लिखा y बराबर x² - 4। अगर इस x को हम 0 कर दें तो ये हमारा -4 हो जाएगा। अगर इस y को हम 0 कर दें तो इसे हमें 2 करना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 - 4 0 हो जाएगा, तो ये y बराबर 0। अब इसका हम निरूपण करके देख लेते हैं। 0 - 4, तो 0 और y एक्सिस पर -4 यानी ये यहाँ, फिर है 2 और 0, तो x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 0 यानी कहीं नहीं जाएंगे, तो ये आया। इसे सीधा सीधा हम मिला देंगे, ये इस हिसाब से ऐसे, और इसे इधर आगे बढ़ा दिया, इधर भी आगे बढ़ा दिया। इसके मान जो है हम और आगे भी अगर लेना चाहें तो ये एक पैराबोला तैयार होगा। ये इस तरफ भी घूम सकता है, ये इस तरफ भी घूम सकता है। इस x² के जो अधिकतम मान हैं वो 2 हो सकते हैं। ये आपका ऐसे भी कट कर सकता है, ये आपका ऐसे भी कट कर सकता है, ये आपका ऐसे भी छू के निकल सकता है, तो यहाँ पर ये आपका एक शून्यक हो सकता है। ये आपका सीधा सीधा ऐसे हो सकता है, तो इसने x एक्सिस को कहीं भी नहीं छुआ, तो इसका शून्यक जो है वो 0 हो सकता है। ये इधर हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, ये ऐसे भी टच करके इधर जा सकता है, तो ये एक ही जगह काट रहा है x एक्सिस को, तो इस वजह से इसका एक शून्यक हो गया। तो इस तरीके की इस पिक्चर को हम पैराबोला कहते हैं। अगर ये 3 जगह x एक्सिस को काट रहा है, सपोज दैट हम कोई उदाहरण लेते हैं, ये ऐसे आकर के ऐसे काट रहा है, तो एक जगह ये काटा, फिर एक जगह ये काटा और एक जगह ये काटा x एक्सिस को, तो इसका मतलब है कि इसके 3 शून्यक हैं। अब इन सारे जो परिचय अभी तक था इस एक्सरसाइज का, इन सारे बेसिस पर अब हम 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रश्नावली 2.1 का, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बतानी है आपको। पहली पिक्चर में आपका जो शून्यक है वो सीधा सीधा ऊपर से चला जा रहा है, यानी x एक्सिस के समांतर जा रहा है, x एक्सिस को कहीं भी छू नहीं रहा है, तो इस वजह से इसके जो शून्यकों की संख्या है वो 0 हो जाएगी। और लिखेंगे क्योंकि ग्राफ x एक्सिस को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। यहाँ अगर दूसरे वाले पे आते हैं तो ये x एक्सिस को एक जगह काट रहा है, वो भी यहाँ पर, तो हम कह देंगे कि शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अगर इस तीसरी वाली पिक्चर पर बात करें तो एक यहाँ कट कर रहा है, दूसरा यहाँ कट कर रहा है और तीसरा वाला यहाँ कट कर रहा है, तो हम कह देंगे कि शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अगर यहाँ पर बात करते हैं तो एक यहाँ x एक्सिस को कट कर रहा है, एक यहाँ x एक्सिस को कट कर रहा है, तो हम कह देंगे कि शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अगर हम पांचवें वाले पिक्चर पर आते हैं तो 1, 2, 3 और ये 4 जगह x एक्सिस को कट कर रहा है, तो हम कह देंगे कि शून्यकों की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अगर हम आते हैं
लास्ट वाली पिक्चर पर तो 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। यहाँ कट नहीं कर रहा है लेकिन एक्स एक्सिस को ये टच कर रहा है, छू रहा है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है।